नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज चलते चलते में हम हाजिर फिर एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिससे आप निश्चित तौर पर सुनना चाहेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी। चलते चलते में आपका स्वागत। नमस्कार जी। मनीष तिवारी जी, वैसे तो जेएनयू कांड के बाद मैं ऐसे किसी कांग्रेस नेता को चलते चलते मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था जिसके खून में राष्ट्रवाद होने के बावजूद उसने चुप्पी साधी, और मुझे आपका नाम मिला कि आपके पिताजी इस देश को अखंड रखने के लिए बलिदान हुए, शहीद हुए, और इतना होने के बावजूद ऐसे पिताजी का बेटा होते हुए भी जेएनयू कांड जैसे देशद्रोही घटना पर आपने कांग्रेस पार्टी के नेता का चुप्पी से साथ दिया। मेरे पिताजी सांसद होने के साथ साथ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर भी थे। 40 पुस्तकें लिखी। तो इसलिए जो एक विश्वविद्यालय की गरिमा होती है, उस विश्वविद्यालय की गरिमा को किस तरह से बरकरार रखना है, क्या देश विरोधी नारों से गरिमा बनी रखती है? वो भी हम लोगों को विरासत में मिला है। जहाँ तक नारों की बात है, आज तक तो ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, क्योंकि मतलब डाउट का बेनिफिट आप देशद्रोहियों को देना चाहते हैं। डाउट का बेनिफिट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो वीडियो सार्वजनिक किया गया था, पहली बात वो सार्वजनिक किसने किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो आरएसएस का एक अग्रिम संगठन है, जिसका जेएनयू विश्वविद्यालय में कि छात्र राजनीति में एक भूमिका है। दूसरा, आप ही की तरह बाकी चैनलों ने ये बात दिखाई कि जो उसका ऑडियो था और जो उसका वीडियो था, देखिए तो डिटेल की बात है। आप तो एक बहुत बड़े वकील हैं। ये डिटेल की बात बड़े वकील है, माइक्रो डिटेल में आप बड़े आर्गुमेंट कर सकते हैं। एक राष्ट्रवादी पिता का बेटा होने के नाते सीने पे हाथ रख के बताइए कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारे देने वाले के ऊपर आप चुप्पी साधते हैं, और आप आर्टिकल में एक विदेशी व्यक्ति को कोट करते हो जो कहता है कि बदमाश लोग राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। इतने गैर जिम्मेदाराना भारत के टेलीविजन चैनल हो गए हैं कि बगैर किसी चीज की पुष्टि किए बगैर कि कोई नारा लगा था नहीं लगा था, ऐसी चीज को सार्वजनिक करना, मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई देशद्रोह नहीं है। और जिन्होंने ये काम किया है, अगर कल ये पता लगा कि वो लोग जिन्होंने ये वीडियो सार्वजनिक किया है जो कथाकथित तौर पर फर्जी था, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चाहे वो भारत माता का नारा लगाने वाले क्यों नहीं। ऐसा है, जो लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं कि कथाकथित तौर पर कश्मीर में लगे हुए नारों को किसी और वीडियो के ऊपर लगाकर उसको सार्वजनिक करते हैं, ये भी तो साबित नहीं हुआ। नहीं, ये भी साबित नहीं हुआ। जब तक ये बात साबित नहीं हो सकती, जिस तरह के सवालात आप कर रहे हैं कि अपने हाथ पे दिल पे हाथ रख के कहिए, अरे भाई पहले ये तो पुष्टि कर लीजिए देशद्रोही नारे लगे थे कि नहीं लगे थे। पोस्टर किसके लगे थे? ऐसा है, पोस्टर किसके लगे थे? ऐसा है, अफजल गुरु को वो आज भी कहते कि वो शहीद हुआ। जिस अफजल गुरु को आपके सरकार ने फांसी दी, या तो फांसी देने का दुख है आपको, या फिर आप फांसी रोक नहीं पाए इसका दुख है। दोनों में से किसी एक चीज के लिए माफी मांगिए, देश से मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी तो आप भाजपा वाले को पूछिए, वो सवाल आपको भाजपा वालों को पूछना चाहिए। यहाँ जो नहीं उसका सवाल नहीं आप पूछते। ऐसा है कि आपकी विचारधारा भी उनसे जुड़ी हुई है। मेरी विचारधारा आपके पिताजी के साथ जुड़ी है, जो इस देश के तिरंगे के लिए मरे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं है। अब इस बहस में ना जाते, जवाब सुन लीजिए। मैं राजनीतिक दल का सदस्य, मिस कॉल का भी सदस्य नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। किसके सदस्य हैं कि नहीं, पर जब सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की क्षमता रखिए। बिल्कुल। और जवाब ये है कि जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार चला रहे हैं, जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके हाथ मिलाया, उसने क्या पत्र लिखा था भारत सरकार को अफजल गुरु की हैंगिंग के बाद? ये कहा था कि अफजल गुरु की हैंगिंग इज अ ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस। अब दूसरी बात पे आ जाइए। इस पे मेरा जवाब मेरे लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद और अफजल में मेरे में कोई फर्क नहीं, मेरे लिए दोनों एक जैसे। ओके, अब आगे आ जाता हूं। अब भाजपा का वर्जन भाजपा को पता है। 29 फरवरी 1984 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल,
उन्होंने भारत के संविधान को आग लगाई थी संसद के सामने कि वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार चला रही है। अब तीसरा सुन लीजिए, लाल डेंगा जिसको मुख्यमंत्री बनाया था मिजोरम का, 1986 तक वो भारत के खिलाफ युद्ध कर रहा था। चौथा सुन लीजिए, जिन नागा के साथ ये सरकार अकॉर्ड करने जा रही है, जिस अकॉर्ड की घोषणा पिछले अगस्त में प्रधानमंत्री ने की थी, क्या वो नागा संगठन आज भी भारत के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे? पांचवा सुन लीजिए कि भारत का हर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से लेके और श्री नरेंद्र मोदी तक इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि कश्मीर में बॉर्डर इररिलेवेंट हो जाए। हर सरकार, जबकि और ये सरकार भी उसमें शामिल है, मनमोहन सिंह भी ऐसा कर रहे थे और हुर्रियत से बातचीत करते रहे हैं। तो भारत के क्या कहते हैं, हर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से लेके देवगौड़ा, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी, फिर आपकी परिभाषा के हिसाब से तो राष्ट्र विरोधी हो गए। आपने तो 5 मुद्दे बताए। राहुल गांधी तो 67 टुकड़े करने वाले संगठन के बच्चों को बचाने गए थे, जिनको बच्चे नहीं बदमाश कहना चाहिए। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आपके पास क्या कोई प्रमाण है कि वो नारे लगे थे? हाँ, जब तक ये साबित ना हो कि वो नहीं लगे थे, तब तक मैं ये कहूंगा कि वो लगे थे। गैर जिम्मेदाराना रवैये का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के जो चलचित्र हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है, आप प्रसारण मंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 2 साल में उनको रोक नहीं पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिनको लाइसेंस दिया गया है कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है उसको एक जिम्मेदारी के तकाजे से चलाएं, ऐसी चीज सार्वजनिक करते हैं जिनका उनको भी नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत है। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए, और आप अच्छे वकील तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप देखिए राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के लिए यही तो कहा जा रहा है, मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर कंफ्यूजन और केजरीवाल फॉर टेलीविजन। ऐसा है तो आप कंफ्यूज है कि वो नारा लगा कि नहीं लगा। श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 20 महीने में जो वायदे किए थे इस देश के साथ, एक पे भी खरे नहीं उतरे हैं। आज 20 महीने के बाद वो जो लोग जिनको अच्छे दिन के ख्याली पुलाव दिखाए गए थे, वो आज ये गाना गा रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो ये तो मोदी की उपलब्धि है 20 महीने की। तो उनको लोग लौटाएंगे, तो वोट के समय जो होना है। फिलहाल आपको लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं, मतलब मैंने कल रात में जब सोशल मीडिया में डाला कि मनीष तिवारी जी से सवाल पूछिए, तो 58,000 सवाल आए हैं। और ये सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक ऐसे पार्टी के नेता के अंधभक्त बने हुए हैं जिसको खुद का रास्ता पता नहीं है कि कहाँ जाना है। फिर लगता है कि आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर आप इंडिया टुडे का इस हफ्ते का कवर उठा के देखें तो उस इंडिया टुडे के कवर पे किसकी फोटो छपी है? फोटो राहुल गांधी की छपी है। उस पे क्या लिखा है? रिसर्जेंट राहुल। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है, वो सर्वे इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 20 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति रेटिंग्स की चढ़ाई चढ़ रहा है, बहुत तेजी से चढ़ रहा है, और श्री नरेंद्र मोदी को पूरा खरा जवाब देगा, उसका नाम राहुल गांधी है। ये भी ये भी जी, जिसको आपने खुले माओवादी कहा था, जिस केजरीवाल को आपने कहा था ये खुले माओवादी आतंकवादी है, उनके साथ मंच पे राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि फिर दिल्ली की जनता को जाके दोष दो ना। दिल्ली की जनता ने क्यों उनको 70 में से 67 सीटें दे दी? नेता जनता के पीछे नहीं जाता, जनता के आगे। अगर आपको अरविंद केजरीवाल, आपने चुनाव नहीं लड़ा तो आप क्या नेता नहीं रहे? अगर आपने चुनाव हार गए तो आप नेता खत्म हो गए। देखिए, चुनाव और वोट पॉलिटिक्स और नेता ने समाज को आके लेके जाना, इन दो चीजों में फर्क है। तो आपका ये मानना है कि केजरीवाल माओवादी है? आपने कहा है, आपका ये मानना है। मैं मानता हूं, क्योंकि आपने भी कहा है और रिसर्च बता रहा है कि माओवादी जो बातें फॉलो करते वही बातें अराजकताओं करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि चलो मान लिया, क्या कहते हैं, 1 मिनट के लिए जो अरविंद केजरीवाल के ख्यालात हैं वो आपके वामपंथी ख्यालात हैं, पर ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने एक बारी नहीं 2 बारी भारत के संविधान की शपथ ली है कि नहीं ली है? तो जिस आदमी ने भारत के संविधान की शपथ ली है, नहीं संविधान की शपथ ली है, उसको आप राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट दोगे? यह तो बहुत ही, क्या कहते हैं, अजीब बात है। इसका मतलब आप अपने बयान से यहाँ भी नहीं, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर थे, और ये भारत के लोकतंत्र का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है कि उनको आप मुख्य धारा में लेके आए हैं। जिस एजीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मरी जा रही थी असम में समझौता करने के लिए, जब आंसू का आंदोलन चल रहा था, तो वही लोग भारत के संविधान की प्रतियां फूंकते थे। और 1985 में, आप सुन लीजिए ध्यान से, 1985 में वही लोग चुन के आए, भारत के संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक सरकार चलाई। और इतने मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। देखिए, ऐसा है कि भारत का जो जीनियस है, भारत का जीनियस इस बात में नहीं है कि आप किसी आदमी को राष्ट्र विरोधी कह के उसको मुख्य धारा से बाहर कर दीजिए। भारत का जीनियस इसमें है कि अगर मैं अब आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा, आपको आर्गुमेंट करने में दिक्कत आ रही है। मेरे को आर्गुमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा, नहीं, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। सो भारत का जीनियस इस बात में है कि जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको आप कैसे अपने आप में शामिल करें। ये नहीं कि जो लोग मुख्य धारा में हैं उनको भी राष्ट्रद्रोह का लेबल लगा के आप बाहर कर दीजिए। एक केजरीवाल के बाद आपने, जब आप सत्ता में नहीं आ पाए, देश में अकेले दम पे सत्ता नहीं ले पा रहे, तो आप कहीं केजरीवाल को सपोर्ट करें, लालू को सपोर्ट करें जिसका आपने पूरा विरोध किया था, जिसके मंच पे गए नहीं, आप नीतीश को सपोर्ट करें जिनका पूरा पॉलिटिक्स कांग्रेस विरोधी रहा है। आप अभी जहां लेफ्टिस्ट की सरकार है वहां चुनाव होने वाले हैं, तो आप लेफ्ट का साथ दे रहे हैं जिस लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है। आपको पता है, अकेले बंगाल में लेफ्ट के कार्यकाल में कांग्रेस के 1372 लोगों की हत्या हुई है। 1372, 1372। जिस लेफ्ट ने आपके कार्यकर्ता को मारा, आप उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और अब लेफ्ट के साथ हाथ मिलाने चले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई है भारत के ख्याल की। एक भारत का ख्याल है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो प्रगतिशील है, जो उदारवादी ख्याल है। एक दूसरा ख्याल है जो संकीर्ण है, जो भारत को एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है, जो बिल्कुल कट्टर है, सांप्रदायिक है। तो इस दो ख्यालों में एक बुनियादी लड़ाई फिर दोबारा से इस सरकार ने छेड़ दी है। और जितने प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जितनी ऐसी ताकतें हैं जो उदार भारत के ख्याल में विश्वास रखती हैं, उनको एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा ऐसे सांप्रदायिक ख्याल को नस्ते नाबूद करने के लिए। क्योंकि 1933 में के बाद लालू तो बड़े प्रगतिशील उदारमतवादी। देखिए भारत के एंकर्स के साथ ये बहुत दिक्कत है। सवाल पूछ के जब जवाब इनकन्वीनियंट हो तो वो सुनने की क्षमता भी नहीं रह गई है। विदाउट एडिट चलेगा शो, विदाउट ब्रेक चलेगा, पूरा चलेगा, कुछ भी कट नहीं होगा। ऐसा है कि कट करिए ना करिए वो दूसरी बात है, पर जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं आपको टोकता नहीं हूं। चलिए, तो इसलिए ये बुनियादी लड़ाई है और इस बुनियादी लड़ाई में सारे प्रगतिशील संगठनों को इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि जर्मनी में 1933 में ऐसा ही हुआ था। 1933 में जब हिटलर पहली बारी ताकत में आए, सत्ता में आए थे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए थे और उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र को कुचलकर अपने पैरों के नीचे रौंद दिया और पूरी दुनिया को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो इसलिए ये जो लड़ाई है अगले 40 महीने में, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो लोग उस भारत के ख्याल में विश्वास रखते हैं जिसका उल्लेख मैंने किया, उनको इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है। नहीं, मोदी को आप हिटलर कहते हैं, सीधा नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो पार्लियामेंट में उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी हिटलर है। खैर, मोदी ने हिटलर वाला तो 20 महीने में पिछले कुछ ऐसा किया नहीं। लेकिन हम बात फिर राहुल पर आते हैं कि क्या राहुल गांधी अब दलितों की हिमायती होकर जो कर रहे हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को आपने चुनाव में हरा दिया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवन की पूरी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, जो पार्टी ब्राह्मणों की मानी जाती थी, आज रोहित से लेके तमाम ऐसे कुछ मुद्दे ढूंढ रही है और जातिवाद का सहारा उसको अपने राजनीति के लिए लेना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान विरोधी जो ताकतें हैं वही तो चाहती है कि हिंदू में फूट पड़े, दलित अलग हो जाए, मुसलमान दलित का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। कम्युनिस्टों का खेल है। इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंस रहे हैं, या फंस रहे या उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
श्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भी शामिल थे। ये बात दूसरी है कि उनका विचारात्मक फर्क हुआ, और विचारात्मक फर्क उनका ही नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों का हुआ जो भारत की पहली सरकार में शामिल थे और उसके बाद वो सरकार से निकले और उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दलों का गठन किया। और ये एक लोकतांत्रिक मुल्क में जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये भी अच्छा नहीं, हिंदी कमजोर होना भी ठीक नहीं है। तिवारी है, उत्तर भारत में रहते हैं। मैं पंजाब से आता हूँ, मेरी माँ बोली पंजाबी है, मेरी माँ बोली हिंदी नहीं है। मैंने तो हिंदी दिल्ली आके सीखी। ये भी नया कार्य लगता है प्रादेशिक वाला। पंजाब में कोई भी वैसे सीएम कैंडिडेट चाहिए एक अच्छा पंजाबी वाला, तो मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी की तिवारी लिखते समय भी टीआई हटा दिया आपने, टीई कर दिया है। आपको तिवारी में भी आपत्ति है लगता है? टीई है शुरू से। और दूसरी बात ये है कि ये जो भाषा का साम्राज्यवाद आप लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। मेरी भाषा मराठी है, लेकिन हम मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके जैसा आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट करे, कहना चाहे, बनना चाहे, कोई बुराई नहीं। लेकिन उस पंजाब को आज केजरीवाल, कहाँ से मदद मिल रही है केजरीवाल को? पंजाब में कहाँ से मदद मिल रही है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है और दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि खालिस्तानवादी आप पार्टी को पंजाब में मदद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कौन दे रहा है? हाँ, पत्रकार हूँ और आप प्रसारण मंत्री थे, आप प्रसारण मंत्री थे, आपको ये नियम पता होना चाहिए कि मीडिया को उसका न्यूज सोर्स नहीं पूछा जाए। न्यूज सोर्स नहीं, क्योंकि और ये मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके लिए केजरीवाल मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जो आप आरोप लगा रहे हैं, को चैलेंज करता हूं कि मेरे ऊपर कार्रवाई आरोप लगा रहे हैं, ये आप क्या कहते हैं, जरा सोच समझ के कहिए, क्योंकि किसी के बारे में देखिए बोलता है ना, उसको सोच समझ के जरा सोच समझ के कहिए। बोलने वाले के लिए डरने की बात नहीं है। मैं तो केजरीवाल को चैलेंज करता हूं कि आपका अगर मैंने गलत बोला तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को खालिस्तानियों से मदद मिल रही है और पंजाब में जो आग लगाई जा रही है, अब हरियाणा का बाद पंजाब का ही नंबर है। आने वाले दिनों में पंजाब में क्या होता है देखिए। और आपके लिए तो वहाँ से बीजेपी अकाली हर जाए इतना ही पर्याप्त है। वहाँ आप लोग तो आइन वक्त पर अगर आपको लगता है कि आपका मदद करने से केजरीवाल जीत जाएगा तो दिल्ली जैसा आप वहाँ भी करेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पंजाब के लोग बहुत क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्रवादी ही नहीं, बहुत समझदार भी हैं। पंजाब के लोग, इसलिए उनको नशा खिलाई पिलाई जा रही है। पंजाब के लोगों ने 10 साल तक अकाली दल भाजपा का आतंक देखा है, और कुछ क्या कहते हैं जो आपकी विचारधारा है वो भी भाजपाइयों से मिलती लगती है मेरे को। मैं तो राष्ट्रवादी विचारों का आदमी हूँ। ऐसा है कि भाजपा जिस दिन तक राष्ट्रवादी रहेगी बचेगी, जिस दिन छोड़ देगी बाहर चली जाएगी। ऐसा है कि वो अंग्रेजी की कहावत है कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ स्काउंडल। वही हम स्काउडल नहीं है, हम स्काउडल नहीं है। इसलिए देखिए ये कहना कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ और आप देशद्रोही हैं, ये आप मैंने अभी तक तो नहीं कहा आपको देशद्रोही, अभी तक तो नहीं कहा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, पर ये सर्टिफिकेट आप किसको दे रहे हैं और होते कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? मेरी बात कर रहा हूँ ना, ये कहाँ तक आ गया कि मैंने अपने आप को राष्ट्रवादी कहने का मतलब मैंने आपको राष्ट्रद्रोही कहा? ऐसा कहाँ से होता है? आपको क्या कहते हैं, राजनीतिक बहस करनी है। आपने 2 चीजें पूछी थी, पहला अंबेडकर साहब के बारे में, उसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरा, जहाँ तक रही हिंदू समाज की बात, जहाँ तक रही आपके उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात, देखिए हिंदू समाज में भी जो करूतियाँ आ गई थी, चाहे आप हिंदू मानते हैं ना अपने आप को? देखिए, मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूँ। हिंदू नहीं मानता? मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी माँ एक जट सिख है, मेरे पिताजी एक हिंदू थे। तो मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूँ। मैं अपने आप को किसी धर्म से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। नेहरूवाद है ये, चाहे जो जिस मर्जी वाद को कह लीजिए। एक्सीडेंटली हिंदू कहा था उन्होंने, क्योंकि जिस लेबलिंग जो आप करना चाहते हैं कि ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, पर हर आदमी हमारे लिए तो सबसे जरूरी हिंदुस्तानी है। इस लेबलिंग में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं हिंदुस्तानी हूँ, सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तानी हूँ। शायद उन सब लोगों से बड़ा हिंदुस्तानी हूँ जो पेट्रियटिज्म अपनी स्लीव पर लेके घूमते हैं। चलिए, हम तो दिल में लेके घूमते हैं। चलो आप क्या कहते हैं, जहां मर्जी लेके घूमते हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ना ही मैं केजरीवाल के सवाल और पंजाब पे आते हैं, पंजाब पे आते हैं, हम पंजाब पे आते हैं। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब को आज प्रशासन की जरूरत है।
और प्रशासन एक ही व्यक्ति दे पाएगा और उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बूढ़े हो गए पंजाब चाहे हो गए, वाह, आपके जैसा जवान खून चाहिए। ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बुजुर्ग थे, इसलिए हट गए ना बाद में। अटल बिहारी वाजपेयी मोदी आ गए। 6 साल उन्होंने सरकार चलाई नहीं चलाई। देवगौड़ा भी बुजुर्ग थे, नरसिम्हा भी बुजुर्ग थे, इंदिरा गांधी भी जब कांग्रेस में बहुत बुजुर्ग है, कांग्रेस में बहुत बुजुर्ग है, लेकिन अब आपको युवा नेता चाहिए। इसलिए उम्र से किसी का आंकलन करना ठीक नहीं है। क्षमता से, हाँ, क्षमता से आंकलन कीजिए। बहुत नौजवान लोग हैं, श्री राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। या किसी का भी आंकलन उसकी क्षमता से कीजिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह में चाहे उनकी उम्र हो गई हो और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनमें ये क्षमता है कि जो तो भाजपा में चले जाते तो ये क्षमता कम हो जाए। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से विचारात्मक फर्क है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बुनियादी सियासत है कि वो राष्ट्रवादी हैं और दूसरे ये जो डॉगमाज हैं, अपने सर डॉगमा राष्ट्रवादी है। अभी मेरे राष्ट्रवादी होने पे आप सवाल उठा रहे थे। अभी अमरिंदर सिंह को वो तो 1965 की लड़ाई लड़े थे। देखिए, आपने 1965 की लड़ाई लड़ी कि नहीं? मैं तो 72 का जन्म हूँ। मेरा एक बार हिंदुस्तान आप फौज में शामिल होकर लड़ाई लड़के आ जाइए। बहुत इच्छा थी वहाँ जाने की, बहुत इच्छा थी, लेकिन वही लड़ाई का काम मीडिया में आके कर रहा हूँ, सैनिक का काम कर रहा हूँ। चलिए, दलित पर हम दलित पर थे। हम दलित विषय में हिंदुस्तान में डिवीजन हो और दलितों को हिंदू से में, मतलब दलित शब्द की आवश्यकता नहीं ना। खुद महात्मा गांधी तो हरिजन कहते थे और आप लोग दलित कह रहे। दलित दबा कुचला दलित ही क्यों रहे, वो तो उभर कर ऊपर आना चाहिए और दलितियत उसकी खत्म होनी चाहिए। हजारों साल की कुरीतियों के कारण उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर शोषण हुआ है और इसलिए समाज के बाकी हिस्सों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह से आप मुख्य धारा में लेके आए, उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करनी चाहिए। और उसमें अगर किसी दलित छात्र की इसलिए हत्या होती है या इसलिए वो सुइसाइड करता है क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया गया, तो क्या ये नहीं मानते आप कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उसको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? तो ये उस छात्र को वो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है जो याकूब मेनन की फांसी का समर्थन करे? जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हैदराबाद के निज़ाम ने कहा था कि मेरी ये तिजोरी खुली है, मेरा खजाना खुला है, जो निज़ाम ब्रिटिशों को लोन देते थे, उस निज़ाम ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि इस्लाम कबूल करो, ये खजाना खुला है, जितना लेना है लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने इस माटी का बुद्ध धर्म कबूल किया। उस राष्ट्रवादी व्यक्ति का समर्थक रोहित जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि जो याकूब मेमन की फांसी पे चैलेंज करे? मुझे आपके सवाल से एक अजीब संकीर्णता की बू आ रही है। आपका क्या मानना है कि हर व्यक्ति जो मुसलमान है वो देशद्रोही है? ऐसा मैंने तो नहीं कहा। आपने कहा कि उन्होंने मुसलमान धर्म कबूल नहीं किया, उन्होंने बुद्ध धर्म कबूल किया। वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का अपना व्यक्तिगत विश्वास था। उनके पीछे बहुत बड़ा समुदाय था। नहीं, उनका हजार लोगों ने धर्मांतरण किया। ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत विश्वास था कि भाई मैं ये धर्म अपनाना चाहता हूँ कि वो धर्म अपनाना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है वो अंबेडकर साहब की विचारधारा में विश्वास रखता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ जो अंबेडकर साहब ने कही है वो उसमें विश्वास रखे। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ जो कहती है उस हर चीज़ में मेरा विश्वास नहीं है। जैसे कि आरक्षण के मुद्दे पर मेरा जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार से विभिन्न है और मैंने उसके बारे में लिखा भी है। मेरा हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मेरा विचार ये है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो 22% आरक्षण है उसको बरकरार रखना चाहिए। बाकी जो आरक्षण है उसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि क्या उस सारे आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाया जाना चाहिए या नहीं। ये सहमत हूं। हाँ, ये मेरा विचार है। सहमत हूं इस बात पर कि दलितों का, जिनको हम दलित शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिनको जरूरत है उनको तो रखा जाए अभी कुछ सालों तक, और आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी देना चाहिए। कई तिवारी भी है जो बेचारे गरीब है और कई चौहान के भी है जिनको आरक्षण की जरूरत है। अब ये कांग्रेस पार्टी का ये विचार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का ये विचार है कि जो आरक्षण जिसके ऊपर मोहर लगाई थी
उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी के केस में उस चीज़ को बरकरार रखा जाना चाहिए। अगर कल को आप ये कह दें क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते तो इसलिए कांग्रेसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तर्क ठीक रहेगा। ऐसा कांग्रेसी होने पर मुझे अभिमान है आपका कि आप जैसा आदमी कांग्रेस में होके भी असहमत हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ये असहमति उस राष्ट्रवाद पे क्यों नहीं है, अफजल गुरु के नारे पर क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, अफजल गुरु को किसने फांसी दी थी? अफजल गुरु को फांसी यूपीए की सरकार ने दी। इसका आपको अभिमान है? देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं, है क्या नहीं, नहीं, नहीं मुझे ना मान है क्योंकि आपके तब के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हो सकता है कि फांसी भी गलत नहीं, मुझे ना मान है ना अभिमान है, क्योंकि फिर अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार पूछो, मैं कैपिटल पनिशमेंट में विश्वास नहीं रखता। और लेकिन कैपिटल पनिशमेंट मुसलमान को दी जाती तभी नहीं, कैपिटल पनिशमेंट चाहे किसी को दी जाए उसमें मेरा विश्वास नहीं है, और उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से लिख चुका हूँ, वो दूसरी बहस है। ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था अफजल गुरु को लेकर उसको नहीं मानते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग शामिल नहीं हैं, उसमें कई इस देश के वरिष्ठ वकील शामिल हैं। तो क्या उनके ऊपर आप सेडेशन का वकीलों की राय तो पैसे देकर बदलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक बार फैसला आ जाए। इसमें अभिनेता है, नहीं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा है जिसका मैंने सबसे कड़ा विरोध किया था। देखिए इस देश के ऐसे कई लोग हैं। ऐसा है कि अफजल गुरु का फैसला आज तो आया नहीं था। अफजल गुरु का फैसला 3 साल पहले, नहीं 3 साल पहले तो फांसी दी गई। हाँ। फैसला तो क्या कहते हैं 10 साल पहले आया था, ठीक है। हाँ। 10 साल पहले जब फैसला आया था उच्चतम न्यायालय का, इस देश के जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने उस फैसले के बारे में क्या लिखा था आप खुद जाके देख लीजिए। अब क्या आप उन सबको राष्ट्रद्रोह की सजा देके सेडेशन का केस चलाएंगे? संविधान क्या अनुमति देता है? क्या? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सारी व्यवस्था है। आप ये तो मानते हैं ना कि अफजल के पास जितने संवैधानिक मार्ग थे, रास्ते थे, सारे अपनाए गए? देखिए ऐसा है कि संविधान किस बात की इजाज़त देता है? संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई फैसला ले लिया तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है उसको पूरा किया जाए। पर संविधान ये नहीं कहता कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय किसी निर्णय के ऊपर पहुंचा है तो उसके बारे में आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, और यहाँ आता है राष्ट्रीयता में और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ़र्क है। जुडिशियल किलिंग कहना, देखिए ऐसा है कि प्रतिक्रिया करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ। आप क्या कहते हैं जो एक लक्ष्मण रेखा में होने चाहिए। आप क्या कहते हैं बहुत ही एक उग्र भाषा में प्रतिक्रिया करते हैं, मैं उससे ज्यादा उग्र भाषा में प्रतिक्रिया करता हूं। कोई सहज भाषा में प्रतिक्रिया करता है, तो ये नुआंस का फर्क हो सकता है। पर ये कहना कि कोई व्यक्ति अगर इत्तेफाक नहीं रखता किसी फैसले के साथ तो वो राष्ट्र विरोधी है, वो ठीक नहीं है। जहां तक वो नारे लगे थे या नहीं लगे थे, पहले इस बात की अपन पुष्टि कर ले कि वो नारे सही में लगे थे कि नहीं लगे थे। जहां तक इवेंट का सवाल है, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो मेरा यह मानना है कि इस तरह से जो लोग जिनको ऐसी सज़ा दी गई है या राष्ट्रद्रोह के मामले में लिप्त पाए गए थे, उनकी बरसी नहीं मनाई जानी चाहिए। पर मैं उसका दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में जो आतंकवादी मारे जाते थे पंजाब पुलिस द्वारा, अकाली दल के नेता जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनके कई मंत्री शामिल हैं, उनके भोग पे जाके उनको शहीद का दर्जा देते थे। आज वो सरकार में बैठे हैं। मैं कहता हूं ये गलत है। अच्छा एक बताइए, इसलिए आपके तीखे बयानों की बात निकली है, बाबा रामदेव के खिलाफ इतने तीखे बयान देने का कोई अफसोस या इररिलेवेंट नहीं लग रहा है? मैंने तो रामदेव के खिलाफ बयान दिया ही नहीं कभी। आपने कहा था कि बाबा रामदेव का इतना महत्व नहीं है कि उस पर चर्चा करें, तो लेकिन आपने उनको इतना महत्वहीन बताया जिन्होंने आपका महत्व खत्म कर दिया। क्यों ऐसा है कि राजनीतिक मैं पहली बात बाबा रामदेव को एक राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं उनको कोई धर्म से जुड़ी हुई शख्सियत नहीं मानता। आप तो धर्म ही नहीं मानते? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा अपना धर्म है, मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूँ।
मेरा अपना तो धर्म मानवता है। आपके अनुयायी भी बनाने पड़ेंगे अभी, आप तो एक नए धर्म के गुरु बन रहे हैं। ऐसा है, मेरा धर्म मानवता है, मैं मानवता में विश्वास रखता हूं। बाबा रामदेव अच्छा काम करे कि नहीं करे? देखिए ऐसा है, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मतलब अच्छा काम कर रहे तो आप नहीं बोलना चाहते, अगर उन्होंने राजनीति की तो आप उसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। कि मैं ये नहीं मानता कि श्री रामदेव का भारत के सार्वजनिक संवाद में इतना महत्व है कि उसके ऊपर आप और मैं अपना समय नष्ट करें। मतलब बाबा कहने के बजाय आप श्री कह रहे हैं। श्री कोई गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है, श्री तो कोई गलत तो नहीं है। बाबा क्या ठीक है, ठीक। जब उनको सारा देश बाबा रामदेव जानता है, जिन्होंने विदेशी कंपनियों के इतने बड़े बाजार को रोक के रखा है, स्वदेशी का बड़ा मार्केट बनाया है, तो उनको क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा है कि वो व्यवसाय करें, वो धर्म का प्रचार करें, वो और भी कोई राजनीतिक कार्य करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जहाँ तक किसी व्यक्ति को किस तरह से एड्रेस करना है, मुझे लगता है कि श्री रामदेव उनको कहना बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति कोई उनको बाबा कहना चाहता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए हम तो कहेंगे बाबा कहिए। अब हम कार्यक्रम के आखिर में इस दिशा में बात करना चाहते हैं। तो जो मोदी जी के 20 महीने में आप लोगों ने ऐसी अराजकता की स्थिति बना दी, अगले 40 महीने कैसे जाएंगे? हिंदुस्तान चिंता में है। ऐसा है कि पिछले 20 महीने के जिम्मेदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। श्री नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं मेक इन इंडिया, उनकी पार्टी उसको क्रियान्वित करती है हेट इन इंडिया। वो नारा लगाते हैं स्टार्टअप इंडिया, उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उसको क्रियान्वित करते हैं या परिभाषित करते हैं ब्रेकअप इंडिया। तो इसलिए वो खुद जिम्मेवार हैं। उनकी सरकार और उनके लोगों की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि अगर किसी ने इस मुल्क का माहौल खराब किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आपकी पूरी बात रखने दी मैंने अभी इस बार। राहुल गांधी अराजकता फैला नहीं रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, रचनात्मक विरोध। ये रचनात्मक विरोध है। रचनात्मक विरोध है। कौन सी अराजकता फैलाई उन्होंने? जिस प्रकार से वो जिन मंचों पे जा रहे हैं, एक भी शहीद के घर गए राहुल गांधी कभी? राहुल गांधी एक भी शहीद के घर? राहुल गांधी का खुद का परिवार शहीद परिवार नहीं है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का खुद का परिवार शहीद परिवार है। इस हिसाब से तो रोज शहीदों के घर जा रहे हैं। बिल्कुल रोज जा रहे हैं। बिल्कुल, वो शहीदों के घर में है। तो भाई जिस घर में 2-2 व्यक्ति शहीद हुए, 2-2 भारत के प्रधानमंत्री शहीद हुए हो, वो प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को अपने नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, उससे बड़ा शहीद देशभक्त परिवार कौन सा होगा? इंदिरा गांधी के 1.1% के रास्ते पर भी है राहुल गांधी। बिल्कुल 0.1%, 100% के रास्ते पर हैं। क्योंकि पिछले 2004 और 2014 की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि यूपीए ने इस देश को तो बदल दिया, पर कांग्रेस पार्टी उस रफ्तार से अपने आप को नहीं बदल पाई। और इसलिए एक नए रक्त संचार के लिए, एक नई क्रांति के लिए एक नया रास्ता जरूरी है। राहुल गांधी ने जन्म तो अध्यक्ष के तौर पर लिया था, लेकिन आप लोगों ने उनको उपाध्यक्ष बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अध्यक्ष भी बन जाएंगे। और कोई तो बन ही नहीं सकता, मनीष तिवारी तो बन ही नहीं सकते, किसी दलित को तो बना ही नहीं सकते। नरसिम्हा राव भी तो बने थे, सीताराम केसरी भी तो बने थे। और उससे सीताराम केसरी का विसर्जन आप लोगों ने कैसा किया? नहीं, पर सीताराम केसरी तो बैकवर्ड थे, लेकिन उनका विसर्जन आपने कितना ऐसा अपमानजनक स्थिति में किया। ऐसा है, उन्होंने खुद स्वयं भू अध्यक्ष पद छोड़ा था। और ये बात बिल्कुल गलत है, लॉक करके गलत बात। मैं सीताराम केसरी जी का उस समय वकील था, और शायद उस दौर का घटनाक्रम मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ, आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। बिल्कुल, हम उस पर कार्यक्रम भी करेंगे। चलो, हम कार्यक्रम भी करेंगे। कार्यक्रम के अंत में क्या मोदी जी जो भी विकास के प्रयास करे, आप ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी विकास के प्रयास करे, भले आपका आरोप है कि उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही, उस प्रयासों को शुभकामना देंगे? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में जो घटना चक्र है वो बदलता रहता है। कभी उनकी सरकार बनेगी, कभी हमारी सरकार बनेगी, पर एक चीज़ कि इस देश का विकास हो, इस देश के जो नौजवान हैं, जो 1 करोड़ नौजवान हर महीने नौकरी खोजने के लिए आता है, उन हाथों को काम मिले, उस दिशा में जो भी पहल सरकार करेगी, किसी की सरकार हो, हम उस सरकार का समर्थन बिल्कुल करेंगे। और उसमें से करीब 1 लाख लोग आईएएस में जाने के लिए इंटरनेट पे सर्च करते, उनका विरोध भी करेंगे।
क्या मतलब? 1 लाख बच्चे हिंदुस्तान में, गूगल का रिपोर्ट है कि आईएएस में कैसे शामिल हुआ जाए, इसके लिए सर्च करते हैं नेट पे। उसमें क्या आपत्तिजनक है? आईएएस में शामिल होना आपत्तिजनक नहीं है। क्यों? आईएएस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, मैं इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूँ। इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए जो इंटरनेट पे सर्च करे उनका क्या करें? देखिए ये नहीं, ऐसा है कि अगर इस देश में 1 लाख बच्चे इस बात की सर्च करते हैं कि आईएएस में कैसे शामिल होना चाहिए, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमको नहीं और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से उन बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। देखिए, अगर आप कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी मैन्युअल उठा के देखें, उसमें सबसे पहली बात क्या लिखी रहती है? द बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स। हर चीज़ का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता भाई। जो व्यक्ति आपके खिलाफ है, और हर व्यक्ति को गोली नहीं मार सकते, तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से भटके हुए हैं, उनको किस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसका भी प्रयास हमको एक समाज के तौर पे करना चाहिए। अगर वो नहीं सीधे होते हैं तो उसके लिए मिलिट्री तो बनाई इसीलिए गई है ना, देश में बाकी व्यवस्था तो इसलिए बनाई गई कि उसका उपयोग किया जाए। देखिए, ऐसा है कि कानून का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संदर्भ में हम देख रहे हैं, वो कानून का दुरुपयोग देख रहे हैं। फिर तो इन लोगों ने तो अभी तो अरेस्ट कितने किए? 2 और 1। इंदिरा जी ने तो 375 लोगों देखिए को सवाल, अरेस्ट किया था। देखिए सवाल, 375। देखिए इस हिसाब से तो इंदिरा गांधी जी का दुरुपयोग का प्रतिशत देखिए 100 ऐसा गुना हो गया। देखिए ऐसा है कि इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने खेद जताया था, और इस देश ने उस खेद को स्वीकार किया था। नहीं तो 1980 में इतने बड़े बहुमत से उनको वापस नहीं लेके आते। देखिए, हम भी लोग उन प्रदेशों से आते हैं जहाँ पे पुलिस का राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया जाता है, और रोज़ किया जाता है, और रोज़ सैकड़ों ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते थे। इसलिए अगर इस कानून को दिल्ली पुलिस, उनके कमिश्नर ठीक तरह से पढ़ते, तो जिस तरह की कार्रवाई की है उस तरह की कार्रवाई ना होती। पहले उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो वीडियो असली था कि नहीं। चलिए, आज के कार्यक्रम में आपने आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, खुलकर जवाब दिए। हम आगे भी आपसे मिलना चाहेंगे, चलते चलते में हो या बिंदास बोल में भी एक बार मैं आपको ज़रूर निमंत्रित करना चाहूँगा, जिस कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछता है। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में आपकी जैसी इतनी हिम्मत नहीं जो सीधे लोगों के पास आकर बात कर सके, और आपके इस हिम्मत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बूढ़े हो गए, पंजाब चाहे हो गए, वाह, आपके जैसा जवान खून चाहिए। ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बुजुर्ग थे, इसलिए हट गए ना बाद में। अटल बिहारी मोदी आ वाजपेयी गए। 6 साल उन्होंने सरकार चलाई नहीं चलाई। देवगौड़ा भी बुजुर्ग थे, नरसिम्हा राव भी बुजुर्ग थे, इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री कांग्रेस में बहुत बुजुर्ग है, तो कांग्रेस में बहुत बुजुर्ग है, लेकिन अब आपको युवा नेता चाहिए। इसलिए उम्र से किसी का आंकलन करना ठीक नहीं है। क्षमता से आंकलन कीजिए। बहुत नौजवान लोग हैं, श्री राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, या किसी का भी आंकलन उसकी क्षमता से कीजिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह में चाहे उनकी उम्र हो गई हो और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनमें ये क्षमता है कि जो तो भाजपा में चले जाते तो ये क्षमता कम हो जाए। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से विचारात्मक फर्क है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बुनियादी सियासत है कि वो राष्ट्रवादी हैं, और दूसरे ये जो डॉगमाज हैं, अपने अभी मेरे राष्ट्रवादी होने पे आप सवाल उठा रहे थे। अभी अमरिंदर सिंह को तो 1965 की लड़ाई लड़े थे। देखिए, आपने 1965 की लड़ाई लड़ी कि नहीं? मैं तो 72 का जन्म हूँ, मेरा एक बार कहते हैं आप फौज में शामिल होकर लड़ाई लड़के आ जाइए, आपको वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वही लड़ाई का काम मीडिया में आके कर रहा हूँ, सैनिक का काम कर रहा हूँ। चलिए, दलित पर हम दलित पर थे। हम दलित विषय में
हिंदुस्तान में डिवीजन हो और दलितों को हिंदू से में मतलब दलित शब्द की आवश्यकता नहीं ना। खुद महात्मा गांधी तो हरिजन कहते थे और आप लोग दलित कह रहे। दलित दबा कुचला दलित ही क्यों रहे, वो तो उभर कर ऊपर आना चाहिए और दलितियत उसकी खत्म होनी चाहिए। हजारों साल की कुरीतियों के कारण उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर शोषण हुआ है और इसलिए समाज के बाकी हिस्सों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह से आप मुख्य धारा में लेके आए, उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करनी चाहिए। और उसमें अगर किसी दलित छात्र की इसलिए हत्या होती है या इसलिए वो सुसाइड करता है क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया गया, तो क्या ये नहीं मानते आप कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उसको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? तो ये उस छात्र को वो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है जो याकूब मेनन की फांसी का समर्थन करे? जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हैदराबाद के निज़ाम ने कहा था कि मेरी ये तिजोरी खुली है, मेरा खजाना खुला है, जो निज़ाम ब्रिटिशों को लोन देते थे उस निज़ाम ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि इस्लाम कबूल करो, ये खजाना खुला है, जितना लेना है लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने इस माटी का बुद्ध धर्म कबूल किया। उस राष्ट्रवादी व्यक्ति का समर्थक रोहित जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि जो याकूब मेमन की फांसी पे चैलेंज करे? मुझे आपके सवाल से एक अजीब संकीर्णता की बू आ रही है। आपका क्या मानना है कि हर व्यक्ति जो मुसलमान है वो देशद्रोही है? ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि उन्होंने मुसलमान धर्म कबूल नहीं किया, उन्होंने बुद्ध धर्म कबूल किया। वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का अपना व्यक्तिगत विश्वास था। उनके पीछे बहुत बड़ा समुदाय था। नहीं, उनका हजार लोगों ने धर्मांतरण किया। ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत विश्वास था कि भाई मैं ये धर्म अपनाना चाहता हूँ कि वो धर्म अपनाना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है वो अंबेडकर साहब की विचारधारा में विश्वास रखता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ जो अंबेडकर साहब ने कही है वो उसमें विश्वास रखे। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ जो कहती है उस हर चीज़ में मेरा विश्वास नहीं है। जैसे कि आरक्षण के मुद्दे पर मेरा जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार से विभिन्न है और मैंने उसके बारे में लिखा भी है। मेरा हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मेरा विचार ये है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो 22% आरक्षण है उसको बरकरार रखना चाहिए। बाकी जो आरक्षण है उसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि क्या उस सारे आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाया जाना चाहिए या नहीं। ये सहमत हूं। ये मेरा विचार है। सहमत हूं इस बात पर कि दलितों का, जिनको हम दलित शब्द नहीं यूज करना चाहिए लेकिन फिर भी जिनको जरूरत है उनको तो रखा जाए अभी कुछ सालों तक, और आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी देना चाहिए। कई तिवारी भी है जो बेचारे गरीब है और कई चौहान के भी है जिनको आरक्षण की जरूरत है। अब ये कांग्रेस पार्टी का ये विचार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का ये विचार है कि जो आरक्षण जिसके ऊपर मोहर लगाई थी उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी के केस में, उस चीज़ को बरकरार रखा जाना चाहिए। अगर कल को आप ये कह दें क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते तो इसलिए कांग्रेसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तर्क ठीक रहेगा। ऐसा कांग्रेसी होने पर मुझे अभिमान है आपका कि आप जैसा आदमी कांग्रेस में होके भी असहमत हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन ये असहमति उस राष्ट्रवाद पे क्यों नहीं है, अफजल गुरु के नारे पर क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, अफजल गुरु को किसने फांसी दी थी? अफजल गुरु को फांसी यूपीए की सरकार ने दी। इसका आपको अभिमान है? देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं, है क्या नहीं, नहीं, मुझे ना मान है क्योंकि आपके तब के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हो सकता है कि फांसी भी गलत नहीं, मुझे ना मान है ना अभिमान है। क्योंकि फिर अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार पूछो, मैं कैपिटल पनिशमेंट में विश्वास नहीं रखता। और लेकिन ये कैपिटल पनिशमेंट मुसलमान को दी जाती तभी नहीं, कैपिटल पनिशमेंट चाहे किसी को दी जाए उसमें मेरा विश्वास नहीं है और उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से लिख चुका हूँ, वो दूसरी बहस है। ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था अफजल गुरु को लेकर उसको नहीं मानते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग शामिल नहीं हैं, उसमें कई इस देश के वरिष्ठ वकील शामिल हैं। तो क्या उनके ऊपर आप सेडेशन का वकीलों की राय तो पैसे देकर बदलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बार फैसला आ जाए। इसमें अभिनेता है, नहीं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा है जिसका मैंने सबसे कड़ा विरोध किया था।
देखिए, इसमें इस देश के ऐसे कई लोग हैं। ऐसा है कि अफजल गुरु का फैसला आज तो आया नहीं था। अफजल गुरु का फैसला 3 साल पहले, नहीं 3 साल पहले तो फांसी दी फांसी गई। दी गई, हाँ। फैसला तो क्या कहते हैं 10 साल पहले 10 साल आया था, पहले, हाँ, ठीक है। हाँ। 10 साल पहले जब फैसला आया था उच्चतम न्यायालय का, इस देश के जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने उस फैसले के बारे में क्या लिखा था आप खुद जाके देख लीजिए। अब क्या आप उन सबको राष्ट्रद्रोह की सजा देके सेडेशन का केस चलाएंगे? संविधान क्या अनुमति देता है? क्या? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सारी व्यवस्थाएं। आप ये तो मानते हैं ना कि अफजल के पास जितने संवैधानिक मार्ग थे, रास्ते थे, सारे अपनाए गए। देखिए, ऐसा है कि संविधान किस बात की इजाज़त देता है? संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई फैसला ले लिया तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है उसको पूरा किया, उसको पूरा किया जाए। पर संविधान ये नहीं कहता कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय किसी निर्णय के ऊपर पहुंचा है तो उसके बारे में आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, और यहाँ आता है राष्ट्रीयता में और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ़र्क है। जुडिशियल किलिंग कहना, देखिए, ऐसा है कि प्रतिक्रिया करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ। आप क्या कहते हैं, जो एक लक्ष्मण रेखा में होने चाहिए। आप क्या कहते हैं, बहुत ही एक उग्र भाषा में प्रतिक्रिया करते हैं। मैं उससे ज्यादा उग्र भाषा में प्रतिक्रिया करता हूं। कोई कोई सहज भाषा में प्रतिक्रिया करता है, तो ये नुआंस का फर्क हो सकता है। पर ये कहना कि कोई व्यक्ति अगर इत्तेफाक नहीं रखता किसी फैसले के साथ तो वो राष्ट्र विरोधी है, वो ठीक नहीं है। जहां तक वो नारे लगे थे या नहीं लगे थे, पहले इस बात की अपन पुष्टि कर ले कि वो नारे सही में लगे थे कि नहीं लगे थे। जहां तक इवेंट का सवाल जहां तक इवेंट का सवाल है, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो मेरा यह मानना है कि इस तरह से जो लोग जिनको ऐसी सज़ा दी गई है या राष्ट्रद्रोह के मामले में लिप्त पाए गए थे, उनकी बरसी नहीं मनाई जानी चाहिए। पर मैं उसका दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में जो आतंकवादी मारे जाते थे पंजाब पुलिस द्वारा, अकाली दल के नेता, जिसमें एक तत्कालीन मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनके कई मंत्री शामिल हैं, उनके भोग पे जाके उनको शहीद का दर्जा देते थे। आज वो सरकार में बैठे हैं। मैं कहता हूं ये गलत है। अच्छा, एक बताइए, इसलिए आपके तीखे बयानों की बात निकली है, बाबा रामदेव के खिलाफ इतने तीखे बयान देने का कोई अफसोस या इररिलेवेंट नहीं लग रहा है? मैंने तो रामदेव के खिलाफ बयान दिया ही नहीं कभी। आपने कहा था कि बाबा रामदेव का इतना महत्व नहीं है कि उस पर चर्चा करें, तो लेकिन आपने उनको इतना महत्वहीन बताया जिन्होंने आपका महत्व खत्म कर दिया। क्यों? ऐसा है कि राजनीतिक मैं पहली बात बाबा रामदेव को एक राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं उनको कोई धर्म से जुड़ी हुई शख्सियत नहीं मानता। आप तो धर्म ही नहीं मानते। नहीं, देखिए, ऐसा है, मेरा अपना धर्म है, मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूँ। मेरा अपना धर्म मानवता है। आपके अनुयायी भी बनाने पड़ेंगे अभी। आप तो एक नए धर्म के गुरु बन रहे हैं। ऐसा है, मेरा धर्म मानवता है। मैं मानवता में विश्वास रखता हूं। बाबा रामदेव अच्छा काम करे कि नहीं करे? देखिए, ऐसा है, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। अच्छा काम कर रहे तो आप नहीं बोलना चाहते। अगर उन्होंने राजनीति की तो आप उसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। कि मैं ये नहीं मानता कि श्री रामदेव का भारत के सार्वजनिक संवाद में इतना महत्व है कि उसके ऊपर आप और मैं अपना समय नष्ट करें। मतलब बाबा कहने के बजाय आप श्री कह रहे हैं। श्री कोई गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है, श्री तो कोई गलत तो नहीं है। बाबा क्या? ठीक है, ठीक। जब उनको सारा देश बाबा रामदेव जानता है, जिन्होंने विदेशी कंपनियों के इतने बड़े बाजार को रोक के रखा है, स्वदेशी का बड़ा मार्केट बनाया है, तो उनको क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा है कि वो व्यवसाय करें, वो धर्म का प्रचार करें, वो और भी कोई राजनीतिक कार्य करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जहाँ तक किसी व्यक्ति को किस तरह से एड्रेस करना है, मुझे लगता है कि श्री रामदेव उनको कहना बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति कोई उनको बाबा कहना चाहता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, हम तो कहेंगे बाबा कहिए। अब हम कार्यक्रम के आखिर में इस दिशा में बात करना चाहते हैं। तो जो मोदी जी के 20 महीने में आप लोगों ने ऐसी अराजकता की स्थिति बना दी, अगले 40 महीने कैसे जाएंगे? हिंदुस्तान चिंता में है। ऐसा है कि पिछले 20 महीने के जिम्मेदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। श्री नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं मेक इन इंडिया, उनकी पार्टी उसको क्रियान्वित करती है हेट इन इंडिया। वो नारा लगाते हैं स्टार्टअप इंडिया, उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उसको क्रियान्वित करते हैं या परिभाषित करते हैं ब्रेकअप इंडिया। तो इसलिए वो खुद जिम्मेवार हैं। उनकी सरकार और उनके लोगों की कथनी और करनी में इतना अंतर है
कि अगर किसी ने इस मुल्क का माहौल खराब किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आपकी पूरी बात रखने दी मैंने अभी इस बार। राहुल गांधी अराजकता फैला नहीं रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, रचनात्मक विरोध कर ये रचनात्मक विरोध है। रचनात्मक विरोध है। कौन सी अराजकता फैलाई उन्होंने? जिस प्रकार से वो जिन जिन मंचों पे जा रहे हैं, एक भी शहीद के घर गए राहुल गांधी कभी? राहुल गांधी का एक खुद- भी शहीद के नहीं, घर। राहुल गांधी का खुद का परिवार शहीद परिवार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि राहुल वो गांधी का खुद का परिवार शहीद परिवार है इस कि हिसाब नहीं से है? तो रोज शहीदों के घर जा रहे हैं, बिल्कुल फिर रोज जा रहे हैं। बिल्कुल वो शहीदों के घर में है। तो भाई जिस घर में दो व्यक्ति शहीद हुए हों, दो भारत के प्रधानमंत्री शहीद हुए हो, वो प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को अपने नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, उससे बड़ा शहीद देशभक्त परिवार कौन सा होगा? इंदिरा गांधी के 1.1% के रास्ते पर भी है राहुल गांधी। बिल्कुल 0.1%। 100% के रास्ते पर हैं, क्योंकि पिछले 2004 हाँ। और 2014 की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि यूपीए ने इस देश को तो बदल दिया, पर कांग्रेस पार्टी उस लेकिन- रफ्तार से अपने आप को नहीं बदल पाई। और इसलिए एक नए रक्त संचार के लिए, एक नई क्रांति के लिए एक नया रास्ता जरूरी है। राहुल गांधी ने जन्म तो अध्यक्ष के तौर पर लिया था, लेकिन आप लोगों ने उनको उपाध्यक्ष बना दिया। चलो कोई बात नहीं, वो अध्यक्ष भी बन जाएंगे। और कोई तो बन ही नहीं सकता, मनीष तिवारी तो बन ही नहीं सकते, किसी दलित को तो बना ही नहीं सकते। नरसिम्हा भी तो बने थे, सीताराम केसरी भी तो बने थे। और उसे इस बुनियादी लड़ाई में सारे प्रगतिशील संगठनों को इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि जर्मनी में 1933 में ऐसा ही हुआ था। 1933 में जब हिटलर पहली बारी ताकत में आए, सत्ता में आए थे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए थे, और उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र को कुचलकर अपने पैरों के नीचे रौंद दिया, और पूरी दुनिया को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो इसलिए ये जो लड़ाई है अगले 40 महीने में, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो लोग उस भारत के ख्याल में विश्वास रखते हैं जिसका उल्लेख मैंने किया, उनको इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है। नहीं, मोदी को आप हिटलर कहते हैं, सीधा नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो पार्लियामेंट में उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी हिटलर है। खैर, मोदी ने हिटलर वाला तो 20 महीने में पिछले कुछ ऐसा किया नहीं। लेकिन हम बात फिर राहुल पर आते हैं कि क्या राहुल गांधी अब दलितों की हिमायती होकर जो कर रहे हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को आपने चुनाव में हरा दिया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवन की पूरी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, जो पार्टी ब्राह्मणों की मानी जाती थी, आज रोहित से लेके तमाम ऐसे कुछ मुद्दे ढूंढ रही है और जातिवाद का सहारा उसको अपने राजनीति के लिए लेना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान विरोधी जो ताकतें हैं वही तो चाहती है कि हिंदू में फूट पड़े, दलित अलग हो जाए, मुसलमान दलित का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, कम्युनिस्टों का खेल है। इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंस रहे हैं, या फंस रहे या उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भी शामिल थे। ये बात दूसरी है कि उनका विचारात्मक फर्क हुआ, और विचारात्मक फर्क उनका ही नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों का हुआ जो भारत की पहली सरकार में शामिल थे, और उसके बाद वो सरकार से निकले और उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दलों का गठन किया। और ये एक लोकतांत्रिक मुल्क में जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये भी अच्छा नहीं, हिंदी कमजोर होना भी ठीक नहीं। क्यों? तिवारी है, उत्तर भारत में रहते हैं। मैं पंजाब से आता हूँ, मेरी माँ बोली पंजाबी है, मेरी माँ बोली हिंदी नहीं है। मैंने तो हिंदी दिल्ली आके सीखी। ये भी नया कार्ड लगता है, कोई प्रादेशिक वाला। पंजाब में कोई भी वैसे सीएम कैंडिडेट चाहिए, एक अच्छा पंजाबी वाला, तो मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी की तिवारी लिखते समय भी टीआई हटा दिया आपने, टीई कर दिया है। आपको तिवारी में भी आपत्ति है लगता है? टीई है शुरू से। और दूसरी बात ये है कि ये जो भाषा का साम्राज्यवाद आप लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। मेरी भाषा मराठी है, लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके जैसा आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट करे, कहना चाहे, बनना चाहे, कोई बुराई नहीं। लेकिन उस पंजाब को आज केजरीवाल, कहाँ से मदद मिल रही है केजरीवाल को? पंजाब में कहाँ से मदद मिल रही है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है और दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि खलिस्तानवादी आप पार्टी को पंजाब में मदद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कौन दे रहा है?
हाँ, पत्रकार हूँ। नहीं, आपको और आप intelligence प्रसारण report कौन दे रहा मंत्री है? थे, नहीं, आप प्रसारण मंत्री थे, आपको ये intelligence नियम reports पता कौन दे रहा होना है? चाहिए कि आपको मीडिया को उसका न्यूज सोर्स नहीं पूछा नहीं, चाहिए। न्यूज़ सोर्स नहीं, क्योंकि और ये मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी है। क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके लिए नहीं, केजरीवाल नहीं, मेरे ऊपर नहीं, कार्रवाई नहीं, कर नहीं, सकते जो हैं। आप आरोप मैं लगा रहे केजरीवाल हैं, को चैलेंज करता नहीं, हूं कि वो मेरे वो ऊपर जो कार्रवाई आप करें। आरोप लगा रहे हैं, ये आप क्या कहते हैं, जरा सोच समझ के कहिए, क्योंकि किसी के बारे में जो झूठ देखिए, बोलता है ना उसको सोच समझ नहीं, के नहीं, बोलना पड़ता जरा है। सोच समझ सच के कहिए। बोलने वाले के लिए डरने की देखिए, बात देखिए, नहीं है। दूसरे- मैं तो केजरीवाल को चैलेंज करता हूं नहीं, कि नहीं, मेरे तो आपका ऊपर अगर मैंने गलत बोला है तो तो कार्रवाई आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को खालिस्तानवादी खालिस्तानियों से मदद मिल रही है। मिल रही है। और पंजाब में जो आग लगाई जा रही है, अब हरियाणा का बाद पंजाब का ही नंबर है। आने वाले दिनों में पंजाब में क्या होता है देखिए। और आपके लिए तो वहाँ से बीजेपी अकाली हर जाए इतना ही पर्याप्त है। वहाँ आप लोग तो आइन वक्त पर अगर आपको लगता है कि आपका मदद करने से केजरीवाल जीत जाएगा तो दिल्ली जैसा आप वहाँ भी करेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पंजाब के लोग बहुत क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्रवादी ही नहीं, बहुत समझदार भी हैं। पंजाब के लोग, इसलिए उनको नशा खिलाई पिलाई जा रही है। पंजाब के लोगों ने 10 साल तक अकाली दल भाजपा का आतंक देखा है, और कुछ क्या कहते हैं जो आपकी विचारधारा है वो भी भाजपाइयों से मिलती लगती है मेरे को। मैं तो राष्ट्रवादी विचारों का आदमी हूँ। ऐसा है कि भाजपा जिस दिन तक राष्ट्रवादी रहेगी बचेगी, जिस दिन छोड़ देगी बाहर चली जाएगी। ऐसा है कि वो अंग्रेजी की कहावत है कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। वही ये हम स्काउंडल नहीं है, हम स्काउंडल नहीं है। इसलिए देखिए ये कहना कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ और आप देशद्रोही हैं, ये आप किसको सर्टिफिकेट मैंने दे रहे अभी हैं? तक तो नहीं नहीं, कहा नहीं, आपको आपको देशद्रोही। किसको सर्टिफिकेट? अभी मेरी तक बात तो नहीं कर रहा। कहा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, पर ये सर्टिफिकेट आप किसको दे रहे हैं और होते कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? भाई, कि मैं राष्ट्रभक्त मेरी हूं, बात कर रहा हूं बाकी ना। सारे देशद्रोही हैं। ये कहाँ तक आ गया कि मैंने अपने आप को राष्ट्रवादी कहने का मतलब मैंने आपको राष्ट्रद्रोही कहा, ऐसा कहाँ से होता है? आपको क्या कहते हैं, राजनीतिक बहस करनी है। आपने दो चीजें पूछी थी, पहला अम्बेडकर साहब के बारे में, उसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरा, जहाँ तक रही हिंदू समाज की बात, जहाँ तक रही आपके उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात, देखिए हिंदू समाज में भी जो करूतियाँ आ गई थी, चाहे आप हिंदू मानते हैं ना अपने आप को? देखिए, मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूँ। हिंदू नहीं मानते? मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी माँ एक जट सिख है, मेरे पिताजी एक हिंदू थे। हाँ। तो मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूँ। मैं अपने आप को किसी धर्म से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। नेहरूवाद है ये, चाहे जो जिस मर्जी बात को कह लीजिए। एक्सीडेंटली हिंदू कहा था उन्होंने। क्योंकि जिस लेबलिंग जो आप करना चाहते हैं कि ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, पर हर आदमी इंसान हमारे लिए नहीं तो है। सबसे तो जरूरी ये लेबलिंग हिंदुस्तानी है। इस लेबलिंग में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तानी हूँ। शायद उन सब लोगों से बड़ा हिंदुस्तानी हूँ जो पेट्रियटिज्म अपनी स्लीव पर लेके घूमते हैं। चलिए, हम तो दिल में लेके घूमते हैं। चलो आप क्या कहते हैं, जहां मर्जी लेके घूमते हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं केजरीवाल के सवाल और पंजाब पे आते हैं। पंजाब पे आते हैं, हम पंजाब पे आते हैं। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब को आज प्रशासन की जरूरत है, और प्रशासन एक ही व्यक्ति दे पाएगा। और नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के, और आज चलते चलते में हम हाजिर हैं फिर एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिससे आप निश्चित तौर पर सुनना चाहेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी। चलते चलते में आपका स्वागत। नमस्कार जी। मनीष तिवारी जी, वैसे तो जेएनयू कांड के बाद मैं ऐसे किसी कांग्रेस नेता को चलते चलते मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था जिसके खून में राष्ट्रवाद होने के बावजूद उसने चुप्पी साधी, और मुझे आपका नाम मिला कि आपके पिताजी इस देश को अखंड रखने के लिए बलिदान हुए, शहीद हुए, और इतना होने के बावजूद ऐसे पिताजी का बेटा होते हुए भी जेएनयू कांड जैसे देशद्रोही घटना पर आपने कांग्रेस पार्टी के नेता का चुप्पी से साथ दिया। मेरे पिताजी सांसद होने के साथ साथ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर भी थे। 40 पुस्तकें लिखी। तो इसलिए जो एक विश्वविद्यालय की गरिमा होती है, उस विश्वविद्यालय की गरिमा को किस तरह से बरकरार रखना है, क्या देश विरोधी नारों से गरिमा बनी रखती है? वो भी हम लोगों को विरासत में मिला है। जहाँ तक नारों की बात है, आज तक तो ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो नारे लगे थे कि नहीं लगे थे।
क्योंकि मतलब डाउट का बेनिफिट आप देशद्रोहियों को देना चाहते हैं? डाउट का बेनिफिट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो वीडियो सार्वजनिक किया गया था, पहली बात वो सार्वजनिक किसने किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो आरएसएस का एक अग्रिम संगठन है, जिसका जेएनयू विश्वविद्यालय में कि छात्र राजनीति में एक भूमिका है। दूसरा, आप ही की तरह बाकी चैनलों ने ये बात दिखाई कि जो उसका ऑडियो था और जो उसका वीडियो था, देखिए, ये तो डिटेल की बात है। आप तो एक बहुत बड़े वकील हैं, ये डिटेल आप की बात बड़े नहीं है। वकील है, माइक्रो डिटेल में आप बड़े आर्गुमेंट कर सकते हैं। एक राष्ट्रवादी पिता का बेटा होने के नाते सीने पे हाथ रख के बताइए कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारे देने वाले के ऊपर आप चुप्पी साधते हैं, और आप आर्टिकल में एक विदेशी व्यक्ति को कोट करते हो जो कहता है कि बदमाश लोग राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। इतने गैर जिम्मेदाराना भारत के टेलीविजन चैनल हो गए हैं कि बगैर किसी चीज की पुष्टि किए बगैर कि कोई नारा लगा था नहीं लगा था, ऐसी चीज को सार्वजनिक करना, मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई देशद्रोह नहीं है। और जिन्होंने ये काम किया है, अगर कल ये पता लगा कि वो लोग जिन्होंने ये वीडियो सार्वजनिक किया है जो कथाकथित तौर पर फर्जी था, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चाहे वो भारत माता का नारा लगाने वाले क्यों नहीं। ऐसा है, जो लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं कि कथाकथित तौर पर कश्मीर में लगे हुए नारों को किसी और वीडियो के ऊपर लगाकर उसको सार्वजनिक करते हैं, ये भी तो साबित नहीं हुआ। नहीं, ये भी साबित नहीं हुआ। जब तक ये बात साबित नहीं हो सकती, जिस तरह के सवालात आप कर रहे हैं कि अपने हाथ पे दिल पे हाथ रख के कहिए, अरे भाई पहले ये तो पुष्टि कर लीजिए देशद्रोही नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? पोस्टर किसके लगे थे? ऐसा है, पोस्टर किसके लगे थे? ऐसा है, अफजल गुरु को वो आज भी कहते कि वो शहीद हुआ। जिस अफजल गुरु को आपके सरकार ने फांसी दी, या तो फांसी देने का दुख है आपको, या फिर आप फांसी रोक नहीं पाए इसका दुख है। दोनों में से किसी एक चीज के लिए माफी मांगिए, देश से मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी वो तो आप भाजपा वाले को पूछिए, वो सवाल आपको भाजपा वालों को पूछना चाहिए। यहाँ जो नहीं उसका सवाल नहीं आप पूछते। ऐसा है कि आपकी विचारधारा भी उनसे जुड़ी हुई है। मेरी विचारधारा आपके पिताजी के साथ जुड़ी है, जो इस देश के तिरंगे के लिए मरे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं है। अब इस बहस में ना जाते, जवाब सुन लीजिए। मैं राजनीतिक दल का सदस्य, मिस कॉल का भी सदस्य नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। किसके सदस्य हैं कि नहीं, पर जब सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की क्षमता रखिए। बिल्कुल। और जवाब ये है कि जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार चला रहे हैं, जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके हाथ मिलाया, उसने क्या पत्र लिखा था भारत सरकार को अफजल गुरु की हैंगिंग के बाद? ये कहा था कि अफजल गुरु की हैंगिंग इज अ ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस। अब दूसरी बात पे आ जाइए। इस पे मेरा जवाब मेरे लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद और अफजल में मेरे में कोई फर्क नहीं, मेरे लिए दोनों एक जैसे। ओके, अब आगे आ जाता हूं। अब भाजपा का वर्जन भाजपा को पता है। 29 फरवरी 1984 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भारत के संविधान को आग लगाई थी संसद के सामने कि वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार चला रही है। अब तीसरा सुन लीजिए, लाल डेंगा जिसको मुख्यमंत्री बनाया था मिजोरम का, 1986 तक वो भारत के खिलाफ युद्ध कर रहा था। चौथा सुन लीजिए, जिन नागा के साथ ये सरकार अकॉर्ड करने जा रही है, जिस अकॉर्ड की घोषणा पिछले अगस्त में प्रधानमंत्री ने की थी, क्या वो नागा संगठन आज भी भारत के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे? पांचवा सुन लीजिए कि भारत का हर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से लेके और श्री नरेंद्र मोदी तक इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि कश्मीर में बॉर्डर इररिलेवेंट हो जाए। हर सरकार, जबकि और ये सरकार भी उसमें शामिल है, मनमोहन सिंह भी ऐसा कर रहे थे और हुर्रियत से बातचीत करते रहे हैं। तो भारत के क्या कहते हैं, हर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से लेके देवगौड़ा, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी, फिर आपकी परिभाषा के हिसाब से तो राष्ट्र विरोधी हो गए। आपने तो 5 मुद्दे बताए। राहुल गांधी तो 67 टुकड़े करने वाले संगठन के बच्चों को बचाने गए थे, जिनको बच्चे नहीं बदमाश कहना चाहिए। मैं फिर आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या कोई प्रमाण है कि वो नारे लगे थे? हाँ, जब तक ये साबित ना हो कि वो नहीं लगे थे, तब तक मैं ये कहूंगा कि वो लगे थे। गैर जिम्मेदाराना रवैये का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के जो चलचित्र हैं,
जिनको लाइसेंस दिया गया है आप प्रसारण मंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 2 साल में उनको रोक नहीं पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं जिनको लाइसेंस दिया गया है कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है उसको एक जिम्मेदारी के तकाजे से चलाएं, ऐसी चीज सार्वजनिक करते हैं जिनका उनको भी नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत है। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए, और आप अच्छे वकील तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप देखिए राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के लिए यही तो कहा जा रहा है, मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर कंफ्यूजन और केजरीवाल फॉर टेलीविजन। ऐसा है तो आप कंफ्यूज है कि वो नारा लगा कि नहीं लगा। श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 20 महीने में जो वायदे किए थे इस देश के साथ, एक पे भी खरे नहीं उतरे हैं। आज 20 महीने के बाद वो जो लोग जिनको अच्छे दिन के ख्याली पुलाव दिखाए गए थे, वो आज ये गाना गा रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो ये तो मोदी की उपलब्धि है 20 महीने की। तो उनको लोग लौटाएंगे तो वोट के समय जो होना है। फिलहाल आपको लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं, मतलब मैंने कल रात में जब सोशल मीडिया में डाला कि मनीष तिवारी जी से सवाल पूछिए, तो 58,000 सवाल आए हैं। और ये सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक ऐसे पार्टी के नेता के अंधभक्त बने हुए हैं जिसको खुद का रास्ता पता नहीं है कि कहाँ जाना है। फिर लगता है कि आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर आप इंडिया टुडे का इस हफ्ते का कवर उठा के देखें तो उस इंडिया टुडे के कवर पे किसकी फोटो छपी है? फोटो राहुल गांधी की छपी है। उस पे क्या लिखा है? रिसर्जेंट राहुल। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है वो सर्वे इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 20 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति रेटिंग्स की चढ़ाई चढ़ रहा है, बहुत तेजी से चढ़ रहा है, और श्री नरेंद्र मोदी को पूरा खरा जवाब देगा, उसका नाम राहुल गांधी है। ये भी ये भी जी जिसको आपने खुले माओवादी कहा था, जिस केजरीवाल को आपने कहा था ये खुले माओवादी आतंकवादी है, उनके साथ मंच पे राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि फिर दिल्ली की जनता को जाके दोष दो ना। दिल्ली की जनता ने क्यों उनको 70 में से 67 सीटें दे दी? नेता जनता के पीछे नहीं जाता, जनता के आगे। अगर आपको अरविंद केजरीवाल आपने चुनाव नहीं लड़ा तो आप क्या नेता नहीं रहे? अगर आपने चुनाव हार गए तो आप नेता खत्म हो गए। देखिए, चुनाव और वोट पॉलिटिक्स और नेता ने समाज को आके लेके जाना, इन दो चीजों में फर्क है। तो आपका ये मानना है कि केजरीवाल माओवादी है? आपने कहा है, आपका ये मानना है। मैं मानता हूं, क्योंकि आपने भी कहा है और रिसर्च बता रहा है कि माओवादी जो बातें फॉलो करते वही बातें अराजकताओं करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि चलो मान लिया क्या कहते 1 मिनट के लिए जो अरविंद केजरीवाल के ख्यालात हैं वो आपके वामपंथी ख्यालात हैं, पर ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने एक बारी नहीं 2 बारी भारत के संविधान की शपथ ली है कि नहीं ली है? तो जिस आदमी ने भारत के संविधान की शपथ ली है, नहीं संविधान की शपथ ली है, उसको आप राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट दोगे? यह तो बहुत ही क्या कहते हैं अजीब बात है। इसका मतलब आप अपने बयान से यहाँ भी नहीं, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर थे, और ये भारत के लोकतंत्र का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है कि उनको आप मुख्य धारा में लेके आए हैं। जिस एजीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मरी जा रही थी असम में समझौता करने के लिए, जब आंसू का आंदोलन चल रहा था, तो वही लोग भारत के संविधान की प्रतियां फूंकते थे। और 1985 में, आप सुन लीजिए ध्यान से, 1985 में वही लोग चुन के आए, भारत के संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक सरकार चलाई। और इतने मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। देखिए, ऐसा है कि भारत का जो जीनियस है, भारत का जीनियस इस बात में नहीं है कि आप किसी आदमी को राष्ट्र विरोधी कह के उसको मुख्य धारा से बाहर कर दीजिए। भारत का जीनियस इसमें है कि अगर मैं अब आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा, आपको आर्गुमेंट करने में दिक्कत आ रही है। मेरे को आर्गुमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा, नहीं, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। सो भारत का जीनियस इस बात में है कि जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर हैं उनको आप कैसे अपने आप में शामिल करें। ये नहीं कि जो लोग मुख्य धारा में हैं उनको भी राष्ट्रद्रोह का लेबल लगा के आप बाहर कर दीजिए। एक केजरीवाल के बाद आपने, जब आप सत्ता में नहीं आ पाए, देश में अकेले दम पे सत्ता नहीं ले पा रहे, तो आप कहीं केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं,
लालू को सपोर्ट कर रहे, जिसका आपने पूरा विरोध किया था, जिसके मंच पे गए नहीं। आप नीतीश को सपोर्ट कर रहे, जिनका पूरा पॉलिटिक्स कांग्रेस विरोधी रहा है। आप अभी जहां लेफ्टिस्ट की सरकार है वहां चुनाव होने वाले हैं तो आप लेफ्ट का साथ दे रहे, जिस लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है। आपको पता है अकेले बंगाल में लेफ्ट के कार्यकाल में कांग्रेस के 1372 लोगों की हत्या हुई है। 1372, 1372। जिस लेफ्ट ने आपके कार्यकर्ता को मारा, आप उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और अब लेफ्ट के साथ हाथ मिलाने चले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई है भारत के ख्याल की। एक भारत का ख्याल है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो प्रगतिशील है, जो उदारवादी ख्याल है। एक दूसरा ख्याल है जो संकीर्ण है, जो भारत को एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है, जो बिल्कुल कट्टर है, सांप्रदायिक है। तो इस दो ख्यालों में एक बुनियादी लड़ाई फिर दोबारा से इस सरकार ने छेड़ दी है। और जितने प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जितनी ऐसी ताकतें हैं जो उदार भारत के ख्याल में विश्वास रखती हैं, उनको एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा ऐसे सांप्रदायिक ख्याल को नस्ते नाबूद करने के लिए। क्योंकि 1933 में सुनने के बाद लालू तो बड़े उन्होंने 1900 प्रगतिशील उदारमतवादी। देखिए भारत के एंकर्स के साथ ये बहुत दिक्कत है। हाँ। सवाल पूछ के जब जवाब इनकन्वीनियंट हो तो वो सुनने की क्षमता भी नहीं रह गई है। विदाउट एडिट चलेगा शो, विदाउट ब्रेक चलेगा, पूरा चलेगा, कुछ भी कट नहीं होगा। ऐसा है कि कट करिए ना करिए वो दूसरी बात है, पर जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं आपको टोकता नहीं हूं। चलिए, तो इसलिए ये बुनियादी लड़ाई है। और